हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारे से चैनल विकासपुरम में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और इस इंट्रोडक्शन में हम लोग प्रमेय 1.3 को साबित करेंगे। तो अब सोचिएगा आप लोग कि क्या इसको साबित करना जरूरी है। तो देखिए, हमेशा दो नंबर में 2 मार्क्स में एगो क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है। उसमें आपसे पूछेगा साबित कीजिए कि √2 अपरिमेय है, या फिर बोल देगा साबित कीजिए √3 अपरिमेय है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है साबित करने वाला 2 नंबर में, और कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन अधिकांश करके 2 नंबर में और हमेशा पूछते ही रहता है अक्सर। तो इसको अपरिमेय साबित करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? प्रमेय 1.3 की। यानी ये जो बातवा कह रहा है प्रमेय 1.3, इस बात की जरूरत पड़ती है प्रमेय 1.3 को। इसकी जरूरत पड़ती ही है प्रमेय 1.3 को अपरिमेय साबित करने के लिए, इसकी जरूरत पड़ती ही है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काहे कि हमेशा पूछते रहता है, और इसको बनाने के लिए हमको प्रमेय 1.3 को जानना बहुत ही जरूरी है। तो होता क्या है कि ये जो बात कर रहा है इसको लोग रटवा देते हैं, आराम से रटवा दिए कि हाँ P(a)² को विभाजित करती है P(a) को विभाजित करेगी। अभी आपको इसे समझ में नहीं आ रहा होगा, हम लोग इसको समझेंगे। तो लोग इसको साबित उबित नहीं करते, सीधे रटवा दिए, हो गया, सवाल वाल बन जाता है। वैसे रट कर भी ये प्रूव न भी कीजिएगा तो भी आपसे सवाल बन जाएगा। इस बात को खाली रटना होगा। तो हम लोग वैसे थोड़ी पढ़ेंगे, हम लोग समझ के पढ़ेंगे। जो जो चीज़ है हर एक चीज़ को समझते चलेंगे, क्या है कि समझ कर पढ़ने में और रट के पढ़ने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो हम लोग इसको साबित करेंगे ताकि हमें ई वाला क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, और रट्टा मार के ई वाला क्वेश्चन हमको नहीं बनाना पड़े। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस वाले प्रमेय को साबित करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले साबित करना है हमको इसको ना, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कह क्या रही है, उसके बाद हम लोग आराम से साबित कर लेंगे। मतलब समझ लेते हैं, उसी से आपका साबित हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि कह क्या रहा है। देखिए, ये बोल रहा है कि मान लीजिए अगर आपके पास एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है आपके पास एगो। अब उसको मान लीजिए कि उसको हमने सूचित कर दिया P। अब जहां P रहेगा उसको समझिएगा कि वो अभाज्य संख्या है। अब ये अभाज्य संख्या है, मान लीजिए इधर हमारे पास कोई अन्य संख्या है A कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी पूर्णांक। जैसे यहाँ दिया हुआ A कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो सकता है। लेकिन P हमारा क्या होगा? अभाज्य होगा। इतना समझे। अब देखिए, ये हमारा कोई संख्या है, अब इधर लेते हैं इसी का वर्ग। वर्ग यानी कि कथी? स्क्वायर। ये a है, आई कथी है? a का स्क्वायर। यानी कि यहाँ हमारा कोई संख्या है और उसी संख्या का इधर क्या है? वर्ग है। तो प्रमेय 1.3 जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कहने का मतलब कथी? p लिख दिए, मतलब कथी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या अगर a² को अगर विभाजित करती है, मतलब ये अभाज्य संख्या है ना, इससे अगर a² में भाग लग जा रहा है, तो ये P से ये अभाज्य संख्या से a में भी भाग लग जाएगा। समझ गए इतना? इसका कहने का मतलब अगर आपके पास एगो संख्या का स्क्वायर है, ये आपका संख्या है, इस संख्या का वर्ग है। अगर P से संख्या के वर्ग में भाग लग रहा है, यानी कि a² में भाग लग रहा है, तो उसी संख्या से, वो अभाज्य संख्या से इसमें भी भाग लग जाए। तो इसको तो साबित करना भाई जरूरी है। a² में भाग लग रहा है, ये तो जरूरी थोड़ी है कि a में भाग लगता होगा। तो हम लोग इसी को साबित करेंगे। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं कथी? a बराबर लेते हैं 6 लेते हैं। a ले लिए कितना? 6। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये हमारा a है, ये हमारा कथी है? a²। अब एगो ऐसा अभाज्य संख्या उठाइए आप, ऐसा अभाज्य संख्या यानी कि P, जिससे a² में भाग लगे। जिसे a² हमारा कितना है? 36 है। तो एगो हम संख्या उठाते हैं, अभाज्य संख्या कितना? 2। 2 काहेला उठाए? 2 से इसमें भाग लग रहा है। तो यह तो कह रहा है कि P से अगर a² में भाग लगेगा
तो P से A में भी भाग लगेगा, यानी इससे अगर इसमें भाग लगता है तब जाके इससे इसमें, अगर इसी से इसमें भागे नहीं लगा तब तक कहानी खत्म हो गई। तो यह हम एक ऐसा आभाज्य संख्या उठाए जिसे इधर वाले में भाग लगे। अब ई कथी है, ए स्क्वायर है, आई कथी है हमारा ए है, आई हमारा कथी है P है। तो ये 2 से इसमें भाग लग रहा है, तो 2 से इसमें भाग हमारा लग गया। तो देखिए 2 से इसमें भाग लगेगा, हाँ एकदम लग जाएगा। अब कोई और अभाज्य संख्या उठाइए, अभाज्य संख्या उठाना है, अभाज्य संख्या कोई और उठाते हैं, कथी 3 उठाते हैं। 3 अगर उठाते हैं तो देखिए 3 काहे उठाए हैं, काहे कि इसमें भाग लगना चाहिए, वैसा नहीं अभाज्य संख्या उठाएंगे जिससे इसमें भाग लगेगा। तो देखिए 3 से 36 में भाग लग रहा है, हाँ अब देखिएगा कि 3 से एहू में भाग लग गया, 3 से एहू में भाग लग गया। अब इतना आप लोग समझ गए कि सही में अगर कोई अभाज्य संख्या है यानी कि P है और उससे स्क्वायर में भाग लग रहा है, ए स्क्वायर में भाग लग रहा है, तो ए में भी भाग लग जाता है। ये बात तो सही है। अब इसी बात को हम लोग साबित कर देंगे कि हाँ ये बात खाली 6 के लिए सही नहीं है, कौनो संख्या लेंगे 8 9 10 हर एक संख्या लेंगे, तो अगर किसी अभाज्य संख्या से ए स्क्वायर में भाग लग रहा है तो ए में भी भाग लग जाएगा। इसी बात को हम लोग साबित करेंगे। अब यहाँ सोच रही होगी कि ई प्रमेय ही कहता है कि इधर खाली कथी रहना चाहिए, अभाज्य संख्या रहना चाहिए, और वैसा ना भाज जमुना से ए में भाग लगे। अब भागे नहीं लगे, मान लीजिए हम 11 ले लेते, 11 भी कथी है अभाज्य संख्या, 11 से ए में भागे नहीं लगेगा तो इधर वाला तो बातें नहीं हुआ। ये तो प्रमेय खुद कह रहा है कि ऐसा ना अभाज्य संख्या लो जिससे ए स्क्वायर में भाग लगे, अगर ए स्क्वायर में भाग लग रहा है तब जाके उसमें भाग लगेगा। तो 11 से तो यही में ना भाग लग रहा है, तो उधर वाला बातें कहाँ से आ गई। और दूसरा बात कि खाली अभाज्य संख्या लेना है, न तो अगर आप ले लीजिएगा 12 ले लीजिएगा तो 12 अभाज्य थोड़ी है, भाज्य है। तो 12 से ए में तो भाग लग जाएगा 36 में, लेकिन ए में भाग नहीं लगे। तो ये भाज्य संख्या का बात नहीं हो रहा है, यहाँ अभाज्य संख्या का बात हो रहा है कि अभाज्य संख्या है, अगर ए स्क्वायर में भाग लग रहा है तो ए में भी भाग लगेगा। अब जरा देखिए कि अब देखिए 36 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 36 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से कितना हो जाएगा 18, अब 2 से हो जाएगा फिर कितना 9 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 3, यानी कि 36 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 आया है 2 बार और 3 आया है कई बार, 3 भी आया है 2 बार। इधर हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 6 का 2 3, तो 6 का हो जाएगा 2 गुना 3। अब इस बात को याद रखिएगा। आप देख रहे हैं कि 36 में जौना जौना अभाज्य संख्या से भाग लग रहा था, ये 36 में ये दोनों से भाग लग रहा था। तो देखिए जौना जौना अभाज्य संख्या से भाग लग रहा था वो सारा अभाज्य संख्या कहाँ आ गया है, 36 के अभाज्य गुणनखंड में आया है। उसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि 6 में कौना कौना से भाग लग रहा था, 2 से या 3 से भाग लग रहा था, तो यह 2 3 अभाज्य गुणनखंड में आया है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जौना जौना अभाज्य संख्या से भाग लगता है किसी संख्या में, तो जब हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उस संख्या से आ जाएगा इसमें। जैसे कि देख लीजिए, आपसे अगर पूछा जाए, इधर देखिए आराम से देखिए, आपसे पूछा जाए कि 30 है हमारे पास है वो संख्या, ए में कौना कौना से भाग लगेगा, कौना कौना अभाज्य संख्या से भाग लगेगा, तो खाली अभाज्य बताना है। तो 2 अभाज्य है 2 से लगेगा, उसके बाद 3 अभाज्य है 3 से भी इसमें लगेगा, इसमें 5 अभाज्य है 5 से भी लगेगा, 10 बोलेंगे 10 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 10 अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो जब इस सब से भाग लग रहा है, अब इस 30 का जरा हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 30 का जब अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो 2 से कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से कितना आएगा 5, यानी कि 30 बराबर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। तो जौना जौना से भाग लग रहा था अभाज्य संख्या से, उहे से कहाँ आया है, अभाज्य गुणनखंड में आया है। इसका मतलब एक बात हम हर हाल में कह सकते हैं कि इधर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं कि क्या कह सकते हैं कि हाँ, जिस अभाज्य संख्या से भाग लगता है, जिस अभाज्य संख्या से भाग लगता है किसी संख्या में, तो अगर भाग लग रहा है
तो भाग अगर लग रहा है तो कथी में आएगा, अभाज्य गुणनखंड में होगा, वह अभाज्य गुणनखंड में भी आएगा, अभाज्य गुणनखंड में भी आएगा। ये बात कह सकते हैं। जौना जौना अभाज्य संख्या से भाग लग रहा था, जौना जौना अभाज्य संख्या से भाग लग रहा था वो कहाँ आया है, अभाज्य गुणनखंड में आया है। उसी बात को मैंने लिख दिया कि जिस अभाज्य संख्या से भाग लगता है, जिस अभाज्य संख्या से भाग लगता है उस सारा का सारा अभाज्य गुणनखंड कहाँ आता है, उस सारा का सारा अभाज्य संख्या कहाँ आता है, अभाज्य गुणनखंड। या फिर उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि जौन जौन आया है अभाज्य गुणनखंड में, जौन जौन है 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, जौन जौन आया है अभाज्य गुणनखंड में उस सारा से संख्या में भाग लग जाए, या कि अभाज्य गुणनखंड में जौन जौन आया है उस सारा से कथी लग जाएगा, भाग लग जाए। तो यहाँ हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर अभाज्य गुणनखंड में आ गया तो उस संख्या में भाग लग जाएगा। जैसे 2 अभाज्य गुणनखंड में आया है तो 2 से इसमें भाग लगेगा, 3 अभाज्य गुणनखंड में आया है तो 3 से इसमें भाग लगेगा। इसका उल्टा अगर भाग लग रहा है, अगर भाग लग रहा है तो कहाँ आएगा, अभाज्य गुणनखंड में। इतना हो गया कि अगर भाग लग रहा है तो अभाज्य गुणनखंड में वो संख्या आ जाएगा, या फिर अगर अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या आया है तो उससे भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि जरा देखिए कि जौन जौन संख्या आया है 6 में वही सारा संख्या आया है कथी, 36 में। 2 3 आया है 6 में और वही संख्या आया है कथी, 2 3 किस में आया है, 36 में। यानी कि ए के अभाज्य गुणनखंड में जौन जौन संख्या आएगा वही सारा संख्या किसके गुणनखंड में आएगा, ए स्क्वायर में। अब आना भी चाहिए, क्या कि 36 किससे बना है, 6 से ही बना है, 6 को 2 बार गुना कर दे तो जथी जथी 6 के अभाज्य गुणनखंड में आएगा वही सा आएगा 36 के अभाज्य गुणनखंड में। देखिए सकते हैं यहाँ 2 3 2 3, भले इसमें 2 बार आया है, 3 2 बार, लेकिन आया कौन कौन है, 2 आया है और 3 आया है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जौन जौन संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड में आया है वही संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड, जौन जौन संख्या ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में वही संख्या आया है ए के अभाज्य गुणनखंड। अब हमसे प्रमेय कह क्या रहा है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर P से अगर कोई अभाज्य संख्या है P, अगर कोई अभाज्य संख्या है P, P से अगर ए स्क्वायर में अगर भाग लग रहा है, ए स्क्वायर में भाग लग रहा है तो ई P से ए में भी भाग लगेगा, ये ना कह रहा है। अब जरा देखिए P अभाज्य संख्या है ए स्क्वायर में भाग लग रहा है, मतलब ये P एकरा अभाज्य गुणनखंड में आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आएगा, काहे कि भाग लगता है, अगर भाग लगता है तो कहाँ आएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो ए स्क्वायर में भाग लग रहा है P से, यानी कि जैसे यहाँ देखिए 2 से भाग लग रहा था तो 2 आया है कि ना अभाज्य गुणनखंड, वैसे ही P से भाग लग रहा है P से, तो P आएगा किसके अभाज्य गुणनखंड में, ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में आएगा। अब देखिए जो ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में P आ गया, कैसे आ गया है, क्या कि भाग लग रहा था तो आएगा ही। तो ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में P आ गया है, तो ए के अभाज्य गुणनखंड में P आएगा कि नहीं, इतना बताइए। आएगा, क्या है कि ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड में जौन जौन संख्या आता है वह संख्या ए के अभाज्य गुणनखंड में भी आता है। तो P अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में है तो P इसके अभाज्य गुणनखंड में भी होगा। अब P जब इसके अभाज्य गुणनखंड में है तो P से इसमें भाग नहीं लगेगा, लगेगा, क्या कि अभाज्य गुणनखंड में जौन जौन रहता है उससे भाग लग जाता है। तो P आ गया इसके अभाज्य गुणनखंड में तो P से भाग लगेगा, यानी कि P से ए स्क्वायर में भी भाग लगेगा और P से ए में भी भाग लगेगा। समझे कि नहीं समझे, कैसे कैसे हो गया। देखिए भाई भाग लग रहा है P से एकरा में, ये अपने कह रहा है कि P से एकरा में भाग लगेगा, तो एकरा से ए में भाग लग रहा है मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें P आएगा, P आएगा इसमें, क्या कि भाग लगता है तो अभाज्य गुणनखंड में वो रहता है, तो P इसके अभाज्य गुणनखंड में। अब हम ये कह रहे थे कि ए स्क्वायर में जौन जौन ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जौन जौन संख्या रहता है वह ए के अभाज्य गुणनखंड में भी रहता है, यानी कि P अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में भी है तो P इसके अभाज्य गुणनखंड में भी होगा। देख सकते हैं 2 3 2 3। अब P जब एकरा अभाज्य गुणनखंड में है तो अभाज्य गुणनखंड में रहता है उससे तो भाग लगबे नहीं करता है, तो P से कथी हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो समझ गए होंगे, एकदम आसान था। अब हम लोग इसको साबित कर देते हैं, ये खेला है इसको, अब हम लोग चलिए इसको साबित कर देते हैं, मिटा लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, साबित कर लेते हैं।
तो साबित करना चालू करते हैं हम लोग। यहाँ से हल लिख देंगे, हल तो नहीं लिखना चाहिए, लिख देते हैं फिर भी। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। वो क्वेश्चन में बोल रहा था कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक। तो ए का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कथी कथी आएगा, P1 P2 P3 ऐसा कुछ आएगा, Pn ऐसे लिख देते। ए कोई भी संख्या हो सकती है, ए बराबर हो सकता है 120 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड जब आप कीजिएगा 120 का तो कोनो न कोनो संख्या आएगा 2 से 60, फिर 5 से लगा दिए 12, ऐसा 2 5 12 ऐसा कुछ न कुछ आएगा। तो यहाँ 120 है तो आप बता सकते हैं कि 2 आएगा, 5 आएगा, आगे जब भाग कीजिएगा तो 3 आएगा। लेकिन अभी ए है हमारे पास, तो कौन कौन आएगा ये थोड़ी पता है। तो मान लीजिए कि ए का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ऐसा कोनो संख्या आएगा। तो इतना आया ए का अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए हम लोग इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करना होगा, तो इधर स्क्वायर किए तो इधर भी हमको स्क्वायर करना होगा। P1 गुना P2 गुना P3 गुना डॉट 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 गुना Pn, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं P1 का स्क्वायर गुना P2 का स्क्वायर गुना P3 का स्क्वायर गुना डॉट 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 गुना Pn का स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन वाला कह रहा था कि P ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, मतलब P से ए स्क्वायर में भाग लग रहा है। तो P से ए स्क्वायर में भाग लग रहा है मतलब P ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में होगा। तो ये हमारा रहा ए स्क्वायर, आई कथी है उसका अभाज्य गुणनखंड। तो P से अगर भाग लग रहा है P से, तो ए अभाज्य गुणनखंड में रहना चाहिए। ए स्क्वायर में भाग लग रहा है, एकरा से ए में भाग लग रहा है, तो P अभाज्य गुणनखंड में रहना चाहिए। ये सब पहले देख ले। तो ए में से कौन होगा, P होबे करेगा हर हाल में, क्या है कि भाग लग रहा है तो होबे करेगा। क्या ये P हो सकता है, न तो हई हो सकता है, न तो हई हो सकता है, कोनो P हो सकता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कथी, P ए स्क्वायर को किताबे वाला भाषा P ए स्क्वायर को सॉरी इसी मार्कर से लिखते हैं ब्लैक पर, P ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, विभाजित कर रही है। चाहे ऐसे भी लिख देते P से ए स्क्वायर में भाग लग रहा है, किताब वाला भाषा हटाइए ना, अपनों से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, इसलिए P ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में जरूर होगा। P ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंडन में चाहे खंड में, गुणनखंड में अवश्य होगा। भाग लग रहा है तो होबे करेगा, अवश्य होगा। लेकिन ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में तो है सा है, तो यही में से कोनो P होगा, यानी P1 P2 P3 डॉट 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 Pn में से कोई एक P होगा, कोई एक P होगा, यही में से कोनो P होगा। अब देखिए जथी जथी ए में आया है P1 P2 P2, वह से कहाँ आया है, ए स्क्वायर में जौन जौन है, ए स्क्वायर में कौन कौन है, P1 P2 P3 P, और वह सा कहाँ है, ए में भी है P1 P2 P3 P। तो ए में से कोनो P है, तो ये सारा चीज तो यही तरह, तो यही में से कोनो कथी होगा, P होगा। तो लिख सकते हैं, इसलिए P ए के अभाज्य गुणनखंड में भी होगा, ए के अभाज्य गुणनखंड में होगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि P से भाग लग गया में, हम ही कह रहे हैं कि P जो होगा इसके अभाज्य गुणनखंड में P जरूर होगा। क्या है कि ए इहे सा इसमें है, तो ए में से कोनो अगर P है तो यही सारा आदमी यही में है, तो ए में से कोनो अगर P होगा, ए में से कोनो अगर P हो गया, मान लिए इहे अगर P हो गया, तो कह ना सकते हैं कि ए के अभाज्य गुणनखंड में P होगा। तो यह बात लिखे कि P ए के अभाज्य गुणनखंड में, अब P जब हो गया ए के अभाज्य गुणनखंड में, तो P से भाग नहीं लगेगा, अभाज्य गुणनखंड में रहता है तो भाग लग जाता है। इसलिए अब कह सकते हैं, इसलिए P ए को विभाजित करेगी, विभाजित करेगी।
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, समझ में जरूर आ गया होगा, इतना आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सोचिएगा इसे। अभी बात याद रखिएगा, अगर P से A स्क्वायर में भाग लग रहा है तो P से A में भाग लगेगा, यानी कि अगर 2 से A स्क्वायर में भाग लग रहा है तो 2 से A में भी भाग लगेगा। 5 से अगर A स्क्वायर में भाग लग रहा है 5 से A में भी भाग लगेगा, काहे कि ये सब कथी है, आभाज है, तो आभाज से अगर A स्क्वायर में भाग लगता है तो A में भी। अब अगर ऐसे कह दे कि 10 से A स्क्वायर में भाग लग रहा है तो 10 से A में लगेगा, लग ही सकता है नहीं, काहे कि अभाज नहीं है, भाज है। ये सब नियम किसके लिए है, अभाज के लिए। तो उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग अगला वीडियो हम लोगों का होगा जिसमें हम लोग साबित करना सीखेंगे कि √2 चाहे √3 एग्जाम्पल वाला एक्सरसाइज 1.3 में जो जो एग्जाम्पल है सबको एक वीडियो में हम लोग कवर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।